नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हम ब्रिटिश भारत को कितना जानते हैं? जो इतिहास अंग्रेजों ने थमा दिया उसे ढोते हुए यह विवेचना भी हमें आवश्यक नहीं लगी कि सोने की चिड़िया को लूटने वाला फिरंगियों का शासन कैसा था, उसकी जड़ें कितनी गहरी थीं। वे राजाओं रजवाड़ों की समस्त गतिविधियों पर केवल नियंत्रण ही नहीं रखते थे, अपितु शासकों के शादी विवाह और निजी जीवन पर भी कड़ा शिकंजा बनाए रखते थे। आज आपको छत्तीसगढ़ अंचल के दक्षिणी छोर पर अवस्थित रही बस्तर रियासत की शासिका महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के दौर में ले चलता हूं। यह वर्णन महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का उनके पति श्री प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का तो है, आपसे अपेक्षा है कि अपनी पारखी दृष्टि मेरी विवेचना में प्रदत्त ब्रिटिश कार्यशैली पर भी बनाए रखें। यह कहानी एक रजवाड़े की नहीं, अपितु अंग्रेजों ने यही दुर्गति भारत के सभी राजाधीन शासन की नियति बना दी थी। बस्तर रियासत का चालुक्य काकतीय प्रशासन ब्रिटिश छाया में संचालित था। ऐसे में जब 16 नवंबर 1921 को राजा रुद्र प्रताप देव का निधन हो गया, उनकी एकमात्र संतान प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी को शासनाधिकार प्राप्त हुआ। राजा रजवाड़ों की निजता पर भी अंग्रेजी पकड़ कितनी गहरी थी, इसके उदाहरण के तौर पर बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के विवाह प्रसंग को देखा समझा जा सकता है। वर्ष 1921 में सत्यकेतु पत्रिका हिंदी पाक्षिक में प्रकाशित श्री सत्यनाथन के एक आलेख बस्तर राज पर विपत्ति से यह जानकारी मिलती है कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से करवाने की साजिश रची थी। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव मयूरभंज ओडिशा के राजा दामचंद भंजदेव के पुत्र थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर टकर तथा तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट ली ने जबरदस्ती उनसे वैवाहिक रिश्ते के प्रस्ताव को महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी पर थोपा। उन पर ब्रिटिश राजभक्ति के तहत निर्णय को मानने का अतिरिक्त दबाव भी डाला गया था। उस दौर में प्रस्तावित बस्तर मयूरभंज संबंध का रहस्योद्घाटन शीर्षक से 33 पृष्ठ की एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें इस विवाह का मुखर विरोध किया गया था। स्वयं महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने अपनी सगाई की सामग्री फेंक दी थी। जबरन विवाह की यह राजनीति राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी, जिसका सविस्तार उल्लेख तत्कालीन समाचार पत्रों आज वाराणसी 15/4/1924, अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता 18/4/1924, दैनिक फॉरवर्ड कलकत्ता 25/4/1924, भविष्य कानपुर 15/5/1924, महिला सुधार कानपुर 28/6/1924, प्रणवीर नागपुर 16/6/1924, ताज उर्दू दैनिक दिल्ली 3/4/1924, एशिया उर्दू दैनिक दिल्ली 4/4/1924 आदि में मिलता है। महारानी की सहमति के बिना राजनैतिक दबाव डालकर यह विवाह करवाया गया था। सार संक्षेप यह कि रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह अंग्रेजों के दबाव में महाराजा मयूरभंज के चचेरे भाई दामचंद्र के पुत्र प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ 22/9/1927 को संपन्न हुआ। इस दंपत्ति में अनोखा संयोग यह कि पति और पत्नी दोनों के ही नाम प्रफुल्ल थे। अंग्रेजों को अपनी ही यह विवाह करवाने की साजिश उल्टी पड़ी। सुखद यह कि यह विवाह कालांतर में एक चिरस्मरणीय प्रेम कहानी में परिवर्तित हो गया था। बस्तर राज्य की शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी का संबोधन 1 अप्रैल 1933 को रानी से बदलकर महारानी कर दिया गया। अंग्रेजों ने महारानी प्रफुल्ल के हाथों ऐसा शासन सौंपा था जिसकी तकदीर या तो रायपुर में बैठकर लिखी जाती या शिमला या फिर दिल्ली में। इन कठिनाइयों के बाद भी
राजधानी में महारानी की कोशिशों ने एक बड़े अस्पताल को स्वरूप लेने दिया। अस्पताल महारानी के नाम से ही जाना जाने लगा। इस अस्पताल के मुख्य द्वार पर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। महारानी को तो जाना, थोड़ा उनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के विषय में भी बात करते हैं। एक किताब के बारे में जानकारी मिली जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ डिके हैज सेट इन। लेखक थे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। बहुत तलाश किया किंतु दुर्भाग्यवश यह किताब अब विलुप्त हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके लेखक को कोई नहीं जानता। उसके संघर्ष को 100% भुला दिया गया है। यह परिचय देना आवश्यक है क्योंकि आज के विवरण के नायक कितने विद्वान थे यह बताना मैं चाहता हूं। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का जन्म मई 1908 में मयूरभंज ओडिशा में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई थी। प्रफुल्ल एक प्रगतिशील रियासत से बस्तर आए थे तथा आरंभिक हिचक के बाद उनकी अपनी सोच महारानी के फैसलों के साथ प्रतिपादित होने लगी। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के रूप में बस्तर की राजनीति को एक ऐसा सलाहकार मिल गया था जो शनैह शनैह ब्रिटिश आंख का कांटा बनने लगा था। अंग्रेज संसाधनों की लूट में कैसे संलिप्त थे, इसके लिए महारानी के बलिदान का वृतांत आपको जानना चाहिए। बैलाडिला लौह अयस्क की खदानें केवल जंगल पर उद्योग के काबिज होने की कथा नहीं है। इन लोहे के विशाल पर्वतों ने बस्तर के इतिहास को तब से संचालित करना आरंभ कर दिया था जब एनएमडीसी का अस्तित्व भी नहीं था। बात जमशेद जी टाटा के समय की है, जिनके समकालीन बस्तर की शासिका थी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। उनके शासनकाल में ही रियासत में उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने रुचि दिखाई थी। उनके द्वारा भेजे गए भूगर्भ शास्त्री पीएन बोस को रियासत ने बैलाडिला भेजने और ठहरने आदि के लिए विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई थी। बोस ने वापस लौटते हुए महारानी को इन पर्वतों में विशाल लोहे के भंडार छिपे होने की संभावना से अवगत कराया। इसके तुरंत बाद ही अंग्रेजों की पहल पर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग सक्रिय हो गया। अंग्रेज भूवैज्ञानिक क्रूकशैंक ने वर्ष 1934-35 के दौरान ही बैलाडिला पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण कर भूगर्भीय मानचित्र बनाया और 14 ऐसे भंडारों को चिन्हित किया जहां बड़ी मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध था। यहां से निजाम अंग्रेज साठगांठ प्रारंभ हुई। महारानी के दौर में निजाम शासन की दृष्टि बस्तर पर पड़ गई थी। इसका कारण था बैलाडिला लौह अयस्क के भंडारों की जानकारी का प्राप्त होना। निजाम के राज्य में बस्तर के विलयन के लिए सर्वप्रथम महारानी के पति श्री प्रफुल्ल को सहमत कराने की कोशिश की गई। उन्हें धन संपत्ति के साथ साथ एक बड़ी जमींदारी प्रदान करने का भी प्रलोभन दिया गया था। प्रफुल्ल बस्तर रियासत के पक्ष में खड़े दिखे, तब जाकर अंग्रेजों की समझ में आया राजनैतिक समझौते के तहत जबरन विवाह का जो पासा फेंका गया था वह उल्टा पड़ गया है। प्रफुल्ल कृतज्ञ नहीं अपितु अपनी अंतरात्मा से जागरूक व्यक्ति थे। बाध्य होकर अंग्रेजी सरकार के दबाव में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की तथा वकालत भी प्रारंभ की, तथापि वे अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए। जब विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनी तब प्रफुल्ल ने मानवता का फर्ज भी निभाया और अंग्रेजी एम्बुलेंस में भर्ती होकर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि राष्ट्रों के जख्मी सैनिकों की सेवा करने लगे। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान वे श्री कृष्ण मेनन के संपर्क में आए तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही की हैसियत से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सक्रिय हो गए।
उनके आलेखों और व्याख्यानों ने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में तथा अंग्रेजी सत्ता प्रतिष्ठानों में खलबली मचा दी थी। एक ऐसा समय जब अंग्रेजी सरकार रियासतों को पंगु बनाने की कोशिश में एड़ी चोटी एक किए रहती थी, उसी दौर में सितंबर 1934 में प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने वीकर्ड रिव्यू पत्रिका लंदन में द न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन नाम से एक आलेख लिखा था, जिसमें यह खुलासा किया था कि ब्रिटिश शासन के चलते भारतीय राजकुमार और राजा किस प्रकार नपुंसक हो गए हैं। उनकी इस प्रकार की नपुंसकता के पीछे वह मूर्खतापूर्ण शिक्षा भी थी जो उन्हें दी जा रही है। प्रफुल्ल को इस लेख की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और अंग्रेजों की सीधी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इस आलेख के प्रकाशित किए जाने के तुरंत बाद ही प्रफुल्ल का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। उन्हें डरपोक, व्यसनी तथा सिफिलिस से संक्रमित तक घोषित कर दिया गया था। प्रफुल्ल को बस्तर राज्य की ओर से 2000 रुपए महीना खर्च दिया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता तथा निजाम राज के साथ बस्तर विलय की कोशिशों में सहयोग न दिए जाने के उनके निर्णय से नाराज अंग्रेजों ने यह राशि भी घटाकर आधी कर दी। निजाम किसी भी कीमत पर बस्तर का अयस्क क्षेत्र चाहता था। अंग्रेजों ने एक और चारा फेंका। 1936 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर द मार्क्स ऑफ लिंथिनगो महारानी प्रफुल्ला से मुलाकात करना चाहते थे। भारत में अनेक ऐसे राजे रजवाड़ों के शासक थे जिनकी वायसराय से कभी मुलाकात संभव ही नहीं हुई। ऐसे में महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी से वायसराय की मुलाकात साधारण घटना नहीं थी। वायसराय और महारानी के बीच बातचीत राज्य की समस्याओं से अधिक बैलाडिला के पहाड़ों पर केंद्रित हो गई। वायसराय का विचार था कि बस्तर राज्य के बैलाडिला पर्वत का क्षेत्र हैदराबाद के निजाम को दे दिया जाना चाहिए। महारानी प्रफुल्ला ने अपनी इस संक्षिप्त मुलाकात में अनेकों बार वायसराय से हो रही चर्चा को बैलाडिला से हटाकर राज्य की मूल समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। अंततः यह मुलाकात भर रही, महत्वपूर्ण लेकिन दोनों पक्षों के लिए बेनतीजा। अंग्रेजों के ऐसे विरोध का परिणाम देसी राजा रजवाड़ों को क्या भुगतना पड़ा, आइए इसे समझते हैं। दस्तावेज और प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी की अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पर हत्या की गई थी। 26/2/1936 को लंदन के एक नर्सिंग होम में महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने अंतिम श्वास ली। अंग्रेजों द्वारा महारानी की हत्या किस तरह अपेंडिक्स के ऑपरेशन को बिगाड़ कर की गई, इसका प्रमाण एक गोपनीय पत्र से होता है, जिसका अनुवाद है, प्रिय मिचेल, कर्नल मीक ने मुझे आपको कुछ निर्देश देने के लिए कहा है। राजनैतिक विभाग की सभी योजनाएं उस अड़ियल प्रफुल्ल के कारण पूरी नहीं की जा सकी हैं। यदि हमें ब्रिटिश प्रभुत्व को हमेशा के लिए बस्तर राज्य में स्थापित करने के उद्देश्य में सफल होना है तो महारानी को जीवित नहीं रहना चाहिए। आप सभी कारणों को जानते हैं और हम ऐसा करने के लिए पूरी तरह आप पर ही निर्भर हैं। कृपया सतर्क रहिएगा। यदि रहस्य खुल गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पत्नी की मौत के बाद हम प्रफुल्ल से कह सकते हैं कि उन्हें इस राज्य में लौटने के बाद उनके व्यवहार को देखते हुए समुचित उपाधि प्रदान कर दी जाएगी। पैसों की चिंता न करें, कृपया पत्र फाड़कर जला दें। शुभकामनाओं के साथ। यह पत्र बेनामी था। यह जानना पर्याप्त है कि महारानी का इलाज कर रहे चिकित्सक थे डॉक्टर मिचेल, जिनको यह पत्र संबोधित कर लिखा गया था। महारानी की हत्या से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ होगा, इसे समझते हैं। लंदन में ही ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने महारानी प्रफुल्ल कुमार देवी की अंत्येष्टि से पहले उनके 6 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव 1936 से 1947 ईस्वी का औपचारिक राज तिलक कर दिया। चूंकि अब राजा एक बालक था, अतः कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत प्रशासन पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया।
निश्चय ही आपका प्रश्न होगा कि ऐसे में महारानी के पति अर्थात प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का क्या हुआ। महारानी की मृत्यु के बाद उनके पति को राज्य की ओर से मिलने वाली गुजारा राशि को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। प्रफुल्ल की मुखरता देखिए कि यह जानते हुए भी कि अंग्रेजी सत्ता उन्हें गुमनामी की सौगात देगी, वे चुप नहीं बैठे। अपने पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव के राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही उन्होंने महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी की अंग्रेजों द्वारा की गई हत्या के षड्यंत्र का रियासत की जनता के सामने पर्दाफाश कर दिया। भयानक परिणाम हुए उनके इस कृत्य के। उनसे अपने ही बच्चों के अभिभावक होने का नैसर्गिक अधिकार छीन लिया गया तथा बस्तर रियासत से निकाल दिया गया। बस्तर में प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव की वापसी तब हुई जब देश अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे ओडिशा जाकर रहने लगे तथा कुछ समय तक राज्य सरकार में रहकर कार्य भी किया। इसके पश्चात प्रफुल्ल लगभग गुमनामी का जीवन जीते रहे। वे मयूरभंज, कलकत्ता तथा दिल्ली में भी कुछ समयों के लिए रहे तथा इस गुमनाम संघर्षशील व्यक्ति ने कब आखिरी सांस ली, इसकी समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, संभवतः 1960 के आसपास। उपसंहार में यही कहूंगा कि इस उदाहरण को केवल आंचलिक इतिहास का रहस्योद्घाटन न समझें, अपितु तत्कालीन राष्ट्रीय राजनीति की भी इसमें स्पष्ट झलक है। सोचें कि बस्तर जैसे उपेक्षित और जनजातीय बाहुल्य राज्य के साथ अंग्रेजों ने यह सब कुछ किया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी साजिश, कितना शोषण और दमन उन्होंने किया था। ब्रिटिश भारत को इतिहास की पॉलिश्ड पुस्तकों से ही नहीं, ऐसी ही व्यथा कथाओं से भी जाना जा सकता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।